मेरा नाम सुमित है और मैं बचपन से ही मुंबई में पला बड़ा हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताई है। अब मैंने अपना खुद का घर खरीद लिया है और वह अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब मैं अपने माँ बापा के साथ एक चोल में रहता था। ये वो दौर था जब मुंबई में इतनी ऊंची ऊंची इमारतें नहीं हुआ करती थी और चोल का कल्चर हर जगह फैला हुआ था। लोग चोल में रहना ही पसंद करते थे। उस वक्त मैं लगभग 14-15 साल का रहा हूँगा। चोल में बच्चों के खेलने के लिए खूब जगह हुआ करती थी। छुट्टियां हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं होती थी। मैं और मेरे दोस्त पूरा दिन चोल में इधर उधर खेलते रहते थे। हालांकि हम लोग हमेशा चोल की दूसरी मंजिल पर जाने से डरते थे। वहां के कमरों की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए लोग वहां रहते भी नहीं थे। दूसरी मंजिल पर एक कोने वाले कमरे में एक औरत रहती थी। हम बच्चे कभी कभी उसे सुलभा काकू कहकर बुलाते थे। उस वक्त उनकी उम्र लगभग 40-45 साल रही होगी। कुछ महीने पहले ही उनके पति की मौत हो गई थी और उसके बाद से वो बहुत चुप हो गई थी। कभी कभी वो घंटों खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की तरफ खाली नजरों से देखती रहती थी या फिर किसी को घूरती रहती। वो इतनी अजीब दिखती थी कि उनके चेहरे की रेखाएं तक नहीं हिलती थी। किसी बेजान लाश की तरह वो ठंडी और स्थिर होकर खड़ी रहती, किसी को घूरते हुए। कोई आवाज लगाता भी तो वो कभी जवाब नहीं देती थी। वो जब चाहे घर से निकल जाती और जब चाहे वापस आ जाती। उसे दिन रात का कोई ख्याल ही नहीं था। उसका रंग रूप और माहौल इतना डरावना था कि हम बच्चे उसे देखते ही जैसे जम जाते थे। उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत भी नहीं होती थी। वो इतनी भयानक थी। मुझे आज भी वो दिन साफ साफ याद है। शनिवार का दिन था और हमेशा की तरह स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था, मानो कभी भी बारिश हो जाएगी। हम बच्चे घर आते ही एक जगह जमा हो गए और खेलने के बारे में सोचने लगे। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी, इसलिए हमने लुका छिपी खेलने का फैसला किया और मेरी बारी थी सबको ढूंढने की। बारिश की वजह से हमने दूर जाने से मना कर दिया था और चोल के अंदर ही छिपने का फैसला किया। हमारा खेल शुरू हुआ और मैंने सबको ढूंढना शुरू किया। इधर उधर आवाजें लगाते हुए काफी देर तक मैं सबको ढूंढता रहा, मगर मुझे कोई भी नहीं मिला। किसी तरह दोस्तों को ढूंढते ढूंढते मैं दूसरी मंजिल पर पहुंच गया, वही मंजिल जहां वो औरत रहती थी। आज तक नहीं पता कि मैं वहां कैसे पहुंच गया। उनके घर का दरवाजा बंद था, लेकिन खिड़की पूरी खुली हुई थी। मैं आगे बढ़ा, सोचा शायद मेरे दोस्त आसपास ही कहीं छिपे होंगे। तभी मुझे एक चीख सुनाई दी। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं था। मुझे कोई शक नहीं था, वो उसी औरत की आवाज थी। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और खिड़की से अंदर झांका। जैसे ही मैंने अंदर देखा, लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। मेरा तो शरीर ही ठंडा पड़ गया, जैसे सारी जान निकल गई हो। वो औरत एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसकी गर्दन झुकी हुई थी और वो खिड़की से बाहर किसी चीज को खाली नजरों से घूर रही थी। सबसे डरावनी बात तो यह थी कि वो पलके तक नहीं झपका रही थी। वो बिना पलके झपकाए बाहर की तरफ देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसकी आंखें अजीब ही तरह से फैली हुई थी। घबराकर मैं चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस यहां पर खेलने आया था काकू। यह कहकर मैं जितनी तेजी से नीचे भाग सकता था भाग गया। उसके बाद मैं कभी भी वहां पर नहीं गया और मैंने अपने सभी दोस्तों को चेतावनी दे दी कि वो भी उस जगह पर ना जाए। वो औरत बेहद अजीब लग रही थी। चोल के लोग उसके व्यवहार के आदी हो चुके थे, इसलिए कोई भी उससे बातचीत शुरू नहीं करता था। उसके कामों पर किसी ने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन 2-3 दिन बाद ही कहीं से अजीब सी बदबू आने लगी। जब लोगों ने इधर उधर देखा तो पता चला कि बदबू उसके कमरे से ही आ रही है। जब उन्होंने जाकर देखा तो पता चला कि वो तो काफी समय पहले ही मर चुकी थी।
किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसका दरवाजा खोले, इसलिए उन्होंने तुरंत पुलिस को बुला लिया। पुलिस के आने से पहले हम बच्चे जिज्ञासावंश उस इलाके में घूमने लगे। मन ही मन हम देखना चाहते थे कि उसे क्या हुआ था। हम चुपके चुपके वहां से झांकते रहे। मैंने बाहर खड़े लोगों के बीच से एक छोटा सा गेप ढूंढा और धीरे धीरे कोने वाले कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ गया। जब मैंने अंदर झांका तो मेरी तो रूह ही कांप गई। वो औरत बिल्कुल उसी हालत में थी जैसे मैंने कुछ दिन पहले देखा था। उसकी आंखें फैली हुई थी, मुंह पूरा खुला हुआ था, उसका चेहरा काला पड़ चुका था। उसके खुले मुंह और नाक के आसपास मक्खियां भिनभिना रही थी। वो तो उसी दिन मर गई होगी जिस दिन मैंने उसे देखा था, लेकिन अब तो उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था। उसके कान और नाक से एक चिपचिपा तरल पदार्थ बह रहा था। उसके हाथों और चेहरे पर काली नसें साफ साफ दिख रही थी। फिर पुलिस आई और सभी को वहां से हटा दिया। औरत की लाश देखकर मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। घबराकर मैं अपने घर के अंदर दौड़ा और छुप गया। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। पुलिस ने कमरे को सील कर दिया। पुलिस और मेडिकल टीम के जांच के बाद चोल के लोगों ने कुछ पैसे इकट्ठे किए और उस औरत का अंतिम संस्कार करवा दिया। अगले कुछ दिनों तक चोल में बस उसी औरत की बातें चल रही थी। हर घर में उसी की बातें होती रही। वो कैसा व्यवहार करती थी, ये उसकी मौत का कारण क्या हो सकता है। लेकिन आखिर में सभी एक ही बात पर पहुंचे। उसके पति की मौत के बाद वो मानसिक रूप से असंतुलित हो गई थी। उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। उसके रिश्तेदार उससे दूर रहते थे क्योंकि वो सभी मानते थे कि उसके पति की मौत के लिए वो औरत ही जिम्मेदार थी। और इसी तरह उस घटना को हुए 2 महीने बीत गए। धीरे धीरे चोल के लोगों के कानों में अजीबोगरीब घटनाओं की बातें पहुंचने लगी। हमारे परिवार वालों ने भी हमें चेतावनी देना शुरू कर दिया कि हम दूसरी मंजिल पर ना जाएं। बार बार हमें उस इलाके से दूर रहने को कहा गया। हालांकि लोग हमारे सामने इन अफवाहों को नहीं मानते थे। वो नहीं चाहते थे कि हम बच्चे डर जाएं। लेकिन किसी तरह से हमें सब पता चल गया था कि कैसे लोगों ने उस औरत को किसी की गैलरी के पास खड़े देखा था या रात में चोल में घूमते हुए देखा था। कभी कभी उसके घर से रोने की आवाजें और बर्तनों की खटखटाहट सुनाई देती थी। कभी रात के अंधेरे में दरवाजे पर दस्तक होती थी, लेकिन जब कोई दरवाजा खोलता तो वहां पर कोई नहीं होता था। धीरे धीरे ये कहानियां जंगल की आग की तरफ फैल गई। लोगों को यकीन होने लगा कि उस औरत की आत्मा चोल में भटक रही है। एक रात में ट्यूशन से अपने दोस्तों के साथ घर लौट रहा था। शायद 8 बजे के आसपास की बात होगी। अचानक मेरी नजर दूसरी मंजिल पर पड़ी। अंधेरे में मैंने कोने के आखिरी कमरे के पास किसी को खड़े देखा। फाकड़ती एक औरत जैसी लग रही थी, लेकिन अंधेरे की वजह से मैं साफ नहीं समझ पाया। मेरे मन में डर की लहर दौड़ गई और मैंने तुरंत नीचे देख लिया। शायद वो सुलभा चाची थी। उसकी मौत के बाद उस कमरे के बाहर का बल्ब कभी जला ही नहीं था। फिर से ऊपर देखा तो वहां पर अब कोई नहीं था, सिर्फ घना डरावना अंधेरा था। अगले हफ्ते मेरे साथ एक और अजीब घटना हुई। उस दिन चोल के मेरे 7-8 दोस्त और मैं लुका छिपी खेल रहे थे। सुलभा चाची की मौत के बाद हम में से कोई भी उसके घर के पास नहीं गया था, लेकिन उस दिन मैंने सोचा कि अगर मैं दूसरी मंजिल पर कहीं छुप जाऊं तो कोई मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगा। इसलिए मैं ऊपर दौड़ा और सीढ़ियों के पास छुप गया। दीपा की बारी थी हमें ढूंढने की। मैं जानता था कि वो एक डरपोक लड़की है और कभी दूसरी मंजिल पर नहीं आएगी। जब मैं सीढ़ियों के पास छुपा हुआ था तो मैंने दीपा को हमारे नाम लेकर पुकारते हुए सुना। फिर कुछ देर बाद उसकी आवाज धीमी होती गई। वो शायद नीचे चली गई होगी। सब कुछ शांत हो गया था। मैं सीढ़ियों के नीचे बाहर निकला और नीचे झांका, ये देखने के लिए कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं। तभी मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मेरा तो शरीर तुरंत ही अकड़ गया और मैंने समझने की कोशिश की
कि आवाज कहां से आ रही है। पूरी जगह में एक डरावना सन्नाटा पसरा था, जैसे कि शमशान घाट में होता है। रोने की आवाज तेज होने लगी थी। तभी कोने वाले घर की खिड़की चरमराते हुए खुल गई। आवाज सुनकर मैं चौंका और खिड़की की तरफ देखा, और जो मैंने देखा उससे तो मैं जम गया। मैं डरा हुआ था, लेकिन मैं उस जगह पर खड़ा था जहां से मैं एक ही छलांग में सीढ़ियों से नीचे कूद सकता था। इसलिए मैं वहीं रुका रहा, ये देखने के लिए कि आगे क्या होता है। अचानक खिड़की से 2 हाथ बाहर आए और मुझे अंदर बुलाने का इशारा करने लगे। रोने की आवाज अभी भी आ रही थी। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्यों, लेकिन इच्छा ना होते हुए भी मेरे पैर उस कमरे की तरफ अपने आप ही बढ़ने लगे। मैं खुद को उस कमरे की तरफ बढ़ते हुए देख सकता था, लेकिन जो चीज मुझे सबसे डरावनी लग रही थी वो ये थी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। मैंने तो अपने शरीर से जैसे पूरा नियंत्रण ही खो दिया था। तभी मैंने पीछे से एक आवाज सुनी और मैं वहीं रुक गया। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या हमने तुम्हें ऊपर छुपने के लिए मना नहीं किया था? दीपा मेरे पीछे से चिल्ला रही थी। वो सभी बच्चों के साथ थी। दीपा ने सबको ढूंढ लिया था, सिर्फ मैं बचा था। तभी मेरे एक दोस्त ने आगे बढ़कर मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम्हें पता भी है हम पिछले 1 घंटे से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अब मैं तो और भी ज्यादा डर गया था। क्या मैं सच में इतनी देर से यहां था? मुझे तो पता ही नहीं चला। ऐसे लगा जैसे सिर्फ 5 मिनट ही बीते थे। जब मैं उनके साथ नीचे उतर रहा था तो मैंने उस घर की तरफ एक नजर डाली। वहां पर अब कोई भी हाथ नहीं थे और खिड़की भी अब खुली हुई नहीं थी। मैं उस घटना के बारे में बहुत समय तक सोचता रहा। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि अगली बार मैं खेल में चोर बनूंगा, लेकिन अभी मुझे जाना था। मैं ठीक नहीं महसूस कर रहा था। सच तो यह था कि मैं बहुत डर गया था और अब और नहीं खेलना चाहता था। उसी घटना के बाद कुछ और दिन बीत गए, लेकिन मैं उसके बारे में सोचता ही रहा। एक बार मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया। उन्होंने मुझसे बार बार कहा कि मैं वहां पर दोबारा ना जाऊं। एक रात मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मेरे पापा बेड पर सो रहे थे और मैं अपनी माँ के साथ फर्श पर लेटा हुआ था। रात के अंधेरे में मैं पानी पीने के लिए रसोई में गया। जैसे ही मैं पानी पी रहा था, अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे है। मैंने मुड़कर देखा तो हमारी खिड़की खुली हुई थी। कोई अंदर झांक रहा था। मैंने तुरंत छुपकर देखा। मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। धीरे धीरे मैं नीचे झुका और अपनी माँ के पास जाकर उनकी गोदी में छुप गया। मेरी अचानक हरकत से मेरी माँ की नींद ही खुल गई और उन्होंने मेरी पीठ पर थप्पड़ मारकर मुझे चुपचाप सोने को कहा। डर के मारे मैंने चादर ओढ़ ली और चुपचाप होकर लेट गया। अगले दिन मैंने अपने कुछ दोस्तों को अपने इस अनुभव के बारे में बताया। वो सभी भी डर गए। कुछ ने मेरा मजाक उड़ाया। तुम्हें पता है ना, उस औरत की आत्मा दूसरी मंजिल के कोने वाले कमरे में भटकती है। वो रात के अंधेरे में इधर उधर घूमती है, तो तुम वहां गए ही क्यों थे? कुछ ने मुझे डराने की कोशिश की। तुमने उस दिन उसे परेशान किया था ना, अब वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, देखना। लेकिन इन सब के बावजूद अगले कुछ दिनों में मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। न कोई अजीब अनुभव, न कोई डरावना सपना। कुछ ही दिनों के बाद एक रविवार को मेरी मौसी हमसे मिलने आई। वो अपनी बेटी मीना को भी लेकर आई थी, जो मुझसे 1 साल छोटी थी, लेकिन बहुत चतुर और बातूनी थी। उस दिन दोपहर के बाद मीना और मैं खेलने के लिए बाहर गए। हमने अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा किया और खेलने का फैसला किया। मीना ने कहा कि हम सब लुका छिपी खेलते हैं। सभी ने हामी भर दी, ये कहते हुए कि इस बार मेरी बारी थी ढूंढने की, क्योंकि पिछली बार मैंने खेल बीच में ही छोड़ दिया था। मैं भी मान गया। दीवार की तरफ मुंह करके हाथों से आंखें ढककर मैंने गिनना शुरू किया। तो ये था इस कहानी का पहला भाग। अगर आप इस कहानी का दूसरा भाग भी सुनना चाहते हैं कि आगे इस कहानी में क्या होता है, तो आप कहानी का राज विजया यूट्यूब चैनल पर अपना एक कमेंट छोड़ सकते हैं कि मैं आगे की कहानी सुनना चाहता हूं। अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद आई हो तो चैनल के साथ जुड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।
मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही कुछ अजीबोगरीब कहानियां लेकर आता रहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी का पहला पार्ट भी आपको पसंद आया होगा और दूसरा पार्ट भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो मिलता हूं आपसे इसी कहानी के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहे और आज के लिए गुड बाय।